नमस्कार सभी को, सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। हम एक्सप्लोर कैंपस की डायरेक्टर लीना बेटी और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हम कुछ अवेयरनेस वीडियोस बना रहे हैं आजकल। और इसी संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगी कि यदि सांसें विचलित हैं तो मन अस्थिर होगा। यदि सांसें विचलित हैं तो मन अस्थिर होगा, और यदि सांसें नियंत्रित हैं तो मन स्थिर होगा। क्या बाहर रहा है और क्या हम आत्मसात करते हैं, ये पूर्ण रूप से योग के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। योग का बहुत महत्व है मानसिक स्वास्थ्य में। हमारे मन में जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशन, थॉट्स का बैलेंस जो है वो योग के द्वारा संभव है। क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल वेलनेस का मतलब बॉडी में हैप्पी फीलिंग और प्रोडक्टिविटी हाई, फीलिंग गुड एंड फीलिंग प्रोडक्टिव। तो बॉडी में हमारे मेंटल वेलनेस के लिए बॉडी में हार्मोन्स का भी बहुत अधिक महत्व है। हार्मोन्स जो है एक तरह के केमिकल मैसेंजर सिस्टम है, और इन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना, उनको रेगुलेट करना एंडोक्राइन सिस्टम का काम है। हम कह सकते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम सभी बॉडी के हार्मोन्स यानी कि सेक्रेटरी ग्लैंड्स का एक ऑर्केस्ट्रा है। ये ऐसा ऑर्केस्ट्रा जो हमारी बॉडी को ट्यून करता है, और इसमें जब भी कभी इम्बैलेंस आएगा तो हमें इसके वाइब्रेशंस नेगेटिव होने लगते हैं। तो हमें अपने बॉडी के वाइब्रेशंस को पॉजिटिव रखना है, और यानी कि हमें मेंटल वेलनेस अचीव करना है, और साथ में जब मेंटल वेलनेस होगी तो फिजिकल वेलनेस भी मेंटेन रहेगी। बॉडी वेट, थायराइड, लो बैक पेन्स, थकावट, हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स और लो डाइजेशन, लो इम्यून सिस्टम, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सभी बातें जो है वो लाइफस्टाइल में आ चुकी हैं और इसको हम नॉर्मल समझते हैं। पर ये नॉर्मल नहीं है, ये हमें मेंटल इलनेस के साथ साथ फिजिकल इलनेस की तरफ भी लेके जाती है। और मैं तो यही कहूंगी कि ऊपर से ये कोरोना पैंडेमिक, इसने इन चीजों को और हाई किया है और बढ़ाया है। यानी कि हम कंटिन्यूसली एक फाइट एंड फ्लाइट मोड में हैं, और हमारे बॉडी का जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ठीक से नहीं कर रहा है, और इसी के कारण एंजाइटी इश्यूज बहुत बढ़ रहे हैं। तो इसी कामनेस को पाने के लिए, इस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को फिर से रेगुलेट करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए योग का बहुत अधिक महत्व है। तो हम इससे कह भी सकते हैं कि जैसे कि अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम के सभी हार्मोन को रेगुलेट करेंगे तो हमें मानसिक स्वास्थ्य भी मेंटेन करेगा। और कहा भी गया है ना कि मन चंगा तो प्रकृति भी गंगा। तो फीलिंग हैप्पीनेस तभी होगी जब मन चंगा होगा, और हमारी प्रोडक्टिविटी भी तभी बढ़ेगी। तो आज हमारे साथ श्री संजीव त्रिवेदी जी, जो एक योग गुरु हैं और एक्स एवियन हैं और राष्ट्रपति राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित, केवीएस के भारत स्काउट एंड गाइड के असिस्टेंट स्टेट सेक्रेटरी रहे हैं, और साथ ही साथ स्टेट ट्रेनिंग कमिश्नर भी रहे। और ये एक बहुत ही अच्छे वक्ता है, और डिजिटल मीडिया में, टीवी में, रेडियो में और यूट्यूब में इनके बहुत अच्छे टॉक शोज आपको देखने को मिलेंगे। और सर कुछ अपने बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी दर्शकों को नमस्कार कहता हूँ, और आपको लीना जी धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे एक अवसर दिया है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं योग और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में अपने दर्शकों को बताएं कि किस प्रकार से योग एंडोक्राइन सिस्टम को प्रभावित करता है। तो इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में कहा ही है कि आज के युग में बहुत सी ऐसी परेशानियां हैं लोगों के साथ में जो उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। यद्यपि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए उनके पास कई साधन हैं, फिर भी योग उनमें से एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ, मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ कि उनका आध्यात्मिक
और भावात्मक स्वास्थ्य को भी सुदृढ़ रखता है। कई बार ऐसा देखने में आया है कि लोग सिर्फ ये मानते हैं कि स्वास्थ्य जो है वो सिर्फ शारीरिक और मानसिक होता है, लेकिन वास्तव में भावात्मक स्वास्थ्य होता है। और आप तो एक्सप्लोर कैनवास के माध्यम से लोगों की बहुत सी काउंसलिंग करती हैं और आप जानती हैं इस चीज को कि जो इमोशनल क्वोशेंट होता है यदि वो वीक होगा तो व्यक्ति जो है कई बार बहुत ही गलत स्टेप ले लेता है। तो योग एक ऐसी चीज है जो इन को बैलेंस। तो सर आप इसी संदर्भ में मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये हार्मोन्स को रेगुलेट करने में योग का क्या महत्व है? जी देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। पहले तो मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि हार्मोन्स जो हैं ये एक प्रकार के केमिकल्स होते हैं जो हमारे शरीर में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जिन्हें हिंदी में हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, और वैसे 9 ग्लैंड्स हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम 6 ग्लैंड हैं, जिसमें सिर में हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके बाद में हमारे गले में है थायराइड पैराथायराइड हो जाती है, उसके बाद एड्रिनल हो जाती है, पैनक्रियास हो जाता है, और उसके बाद टेस्टिस एंड ओवरीज। इन ग्लैंड्स से हमारे शरीर में बहुत से हार्मोन्स होते हैं। एक्चुअली ये हार्मोन्स हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं। मेटाबॉलिज्म वो प्रक्रिया है जिससे हमारे शरीर के अंदर जो ग्रोथ हो रही है, जो हमारे अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो हमारे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, वो सब इस मेटाबॉलिज्म का हिस्सा होता है। और यदि ये मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है, यदि हार्मोन्स का सिक्रीशन कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करेगी। और सिर्फ मेटाबॉलिज्म ही नहीं, ये हार्मोन्स हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी प्रभावित करते हैं। इसके साथ साथ ही हमारी फर्टिलिटी को प्रभावित करते हैं। तो एक तरह से आप कि शरीर की हमारी जो मूलभूत क्रियाएं हो रही हैं, उन सब में इन हार्मोन्स का बहुत ही अहम योगदान होता है। और हमें इस बात का प्रयास करते रहना चाहिए और सतत प्रयास करना चाहिए कि हमारे ये जो हार्मोन्स हैं, हमारी ये जो ग्लैंड्स हैं एंडोक्राइन, ये हेल्दी स्टेट में हैं और इनसे निकलने वाले हार्मोन्स वो बैलेंस स्टेट में हैं, जिससे कि हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारी ग्रोथ, डेवलपमेंट, फर्टिलिटी ये सब सामान्य तरीके से चलते जाए। तो योग में तो सर इसका बहुत अधिक प्रावधान है। योग के कारण हम इन चीजों को मेंटेन कर सकते हैं। सर थोड़ा एक कुछ बताएं। मैं आप जैसे हमने आपको बताया कि हमारी 6 मुख्य एंडोक्राइन हैं, उसमें जो सबसे पहली है वो है पिट्यूटरी, हमारे मस्तिष्क, और ये मास्टर ग्लैंड है, चूंकि ये इससे जो निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं ये हमारे शरीर की बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को प्रभावित करते हैं, यानी उनके लिए कैटलिस्ट उनको एक्टिवेट। तो ये पिट्यूटरी कहाँ है? हेड में। और हेड क्या होता है? सुप्रीम होता है, मास्टर होता है। तो जब आप योग करते हैं तो कौन से आसन, जैसे आप हेड लोग पुष्कर के आसन, जैसे सर्वांगासन करेंगे, आप शीर्षासन करेंगे, विपरीत करने के आसन करेंगे, या प्राणायाम करेंगे, तो ये जो है वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रभावित करते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। यानी उनका जो सिक्रीशन होता है ना वो कम होगा ना वो अधिक होगा, वो एक बैलेंस स्टेट। तो उससे क्या होता है कि ये इससे निकलने वाले जो हार्मोन्स वो हमारे बाकी ग्लैंड्स को प्रभावित है ना। और देखिए एक चीज और मालूम होता है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्लैंड है जो हमारे नेक रीजन में है, और यह है थायराइड, और थायराइड के ऊपर ही लगी होती है पैराथायराइड। आपने देखा होगा बहुत ही कॉमन सा वर्ड है कि हमको थायराइड हो गया है। तो एक्चुअली थायराइड हो जाने का मतलब ये है कि जो थायराइड से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं या तो वो कम मात्रा में निकलते हैं या अधिक। थायराइड से निकलने वाले हार्मोन जो हम ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। किसी भी बच्चे की जो ग्रोथ हो रही है या उसके अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है वो अगर ठीक ढंग से नहीं हो रहे हैं तो इसमें उसके भोजन में कारण हो सकता है, उसकी जो किस परिस्थितियों में उसका विकास किया जा रहा है, भौतिक परिस्थितियों में एक कारण वो भी हो सकता है, लेकिन मुख्यतः उसमें जो थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं उनका रोग होता है।
हैं। जी। तो कई बार आपने सुना भी होगा, देखा होगा, आपके पास बहुत से इस तरह के स्टूडेंट्स भी आते होंगे, तो कई लोगों के अंदर ये थायराइड का सिक्रेशन ज्यादा हो जाता है जी। और कई के अंदर जो है इसका कम हो जाता है। तो जब कम होता है तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है और हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। तो ये जो है, तो हमें आसनों के द्वारा, अब यहाँ पर हम अभी आखिरी में आपको चक्र भी बताएंगे, जिन जिन स्थानों पर ये हमारी ग्लैंड्स हैं, उन्हीं स्थान पर ही उनके आसपास ही हमारी रीढ़ की हड्डी में जो हमारे चक्र हैं वो स्थित होते हैं। तो ये ग्रंथियां जो हैं, इनका प्रभाव चक्रों पर होता है, या यूं कह लीजिए, यदि हम अपने चक्रों को जागृत कर लें तो वो जो है इन ग्रंथियों को प्रभावित करते हैं, इनके कार्य प्रणाली को प्रभावित करते हैं। तो इनसे निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो सही मात्रा में निकलते हैं और व्यक्ति का विकास अच्छे ढंग से होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका थायराइड का। इसी प्रकार से पैराथायराइड ग्लैंड होती है, उससे जो हार्मोन्स निकलते हैं वो भी हमारे ग्रोथ के लिए, कैल्शियम डिपॉजिट के लिए, डाइजेशन के लिए होता है। एक अन्य ग्लैंड है जो हमारे डायफ्राम के नीचे जो अमाशय है उससे लगी हुई होता है, जिसे हम कहते हैं पैनक्रियास। एक बहुत ही कॉमन बीमारी दुनिया में है, लगभग 50% लोग दुनिया के डायबिटीज से प्रभावित हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो पैनक्रियास है उसमें एक हार्मोन बनता है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन, और ये इंसुलिन हमारे शरीर में जो भी हम ग्लूकोज खाते हैं, ये शुगर खाते हैं या कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ये सब शुगर के रूप है, वो एक एनर्जी, तो वो उसको जो है वो बर्न आउट करने का काम करता है, या उसको जो है वो चेंज करके स्टोर्ड शुगर, स्टोर्ड एनर्जी के रूप में रखने का काम करता है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि गतिशीलता शरीर में न होने के कारण या कुछ अन्य बीमारियों के कारण हमारा जो पैनक्रियास है वो इनएक्टिव हो जाता है या कम हो जाता है, लेस एक्टिव। तो उससे जो हार्मोन निकलता है ये इंसुलिन, तो ये पर्याप्त मात्रा में नहीं निकलता है। तो हम जो भी भोजन करते हैं तो उसमें जो शुगर कंटेंट या कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं करता है, जो स्टोर्ड शुगर, जो स्टोर्ड एनर्जी, और फिर वो शुगर हमारे ब्लड में रहती है, ब्लड से में जाती है और आदमी को मधुमेह होता है। तो आसनों में क्या होता है, जब हम अपने वे आसन जो हमारे उदर को, स्टमक प्रभावित करते हैं, जैसे पश्चिमोत्तान, योग मुद्रा, ये आगे झुकने आसन है और इनका सीधा प्रभाव पैनक्रियास पर, कपालभाति भी आसन, कपालभाति भी ये हो गई क्योंकि वो प्राणायाम है। उसके साथ साथ जिसमें हम ट्विस्ट करते हैं अपनी पैरों को, जैसे अर्धमस्तिष्क वक्र, ये आसन हमारे मधुमेह को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा योगदान है। मंडू का प्लस, जैसा कि आपने बताया कि इस क्योंकि कपालभाति का जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारा स्टमक का मूवमेंट होता है और वो डायरेक्टली हमारे पैनक्रियास की मसाज करता है, उसको कंप्रेशन में लाता है, उसको मतलब उसको कंप्रेस करता है, डीकंप्रेस करता है, और उससे उस एक्सरसाइज से उसका जो सिक्रीशन है वो एक नॉर्मल होता है। ठीक है, तो ये होता है। फिर देखिए दूसरे एक और हार्मोन्स हैं जिन्हें कहते हैं एड्रेनलिन। वो एड्रेनलिन ग्लैंड जो है ये हमारी किडनी की, ठीक है, तो वहां से जो हार्मोन निकलते हैं तो वो भी हमारे शरीर के विकास के लिए, उसमें से जो महत्वपूर्ण हार्मोन होता है जो कैल्शियम के डिपॉजिट, जो हमारे शरीर में जो भी हम भोजन करते हैं तो कैल्शियम की फिक्सेशन का काम करता है। तो वो अच्छा, बच्चों में अगर मान लीजिए वो कम निकलेगा तो क्या होगा, उनके अंदर कैल्शियम नहीं हो जाएगा। और जो और एक बहुत अच्छा काम करता है कि विटामिन डी को कन्वर्ट करता है। जो विटामिन डी हम खाते हैं तो उस विटामिन डी को वो एक हेल्दी विटामिन डी में कन्वर्ट कर देता है। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो बोन्स है, हमारा जो स्केलेटन है वो काफी मजबूत हो जाता है। तो आप देखिए कि ये हार्मोन्स हमारे शरीर में, यद्यपि इनकी मात्रा बहुत थोड़ी होती है, बहुत ही थोड़ी, माइक्रोग्राम्स में, ये माइक्रो मिलीग्राम होता है, लेकिन वो शरीर के अंदर अप्रत्याशित रूप से बहुत अच्छा करता है, कितना ग्रेट रोल है। और देखिए अगर ढांचा ही सही नहीं होगा तो उसमें बिल्डिंग कैसे होगी? अगर हमारा कैल्शियम और हमारी हड्डियां स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तो उसके ऊपर जो भी ढांचा हम खड़ा करेंगे वो तो फिर ब्रेकेबल होगा और वो इफेक्टिव भी होगा। और देखिए जब हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जो है ये दोनों इस सिक्के के
पहलू है, बिल्कुल मतलब पहलू, दोनों हेड एंड टेल है, जी। दोनों को मेंटेन करना बहुत आवश्यक है, और आवश्यक है। योग का तो बहुत महत्व है। सर आपने बड़ा अच्छा एक और विषय इसमें उठाया। इसमें एक, अभी एक थोड़ा सा कि इसमें जो दो और बन गई जो हमारी फर्टिलिटी यस, वो ओवरीज और जो हाँ, टेस्टिकल्स में testicles। इनसे हमारे जो है वो सेक्स हार्मोन सेक्रेट है। तो जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो डेवलप होते हैं या जो फर्टिलिटी के लिए जो यूजफुल चीजें होती हैं वो इसके द्वारा, तो इसका भी बहुत बड़ा रोल बहुत बड़ा। और कई बार देखने को मिलता है लोगों के अंदर बहुत सी कमियां हो जाती हैं, तो उसमें हम योग के माध्यम से इस प्रकार के आसन और प्राणायाम करवाते हैं जिससे कि वो ओवरीज और टेस्टिस के ऊपर उनका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। तो जिससे इन सारे अंगों से यानी पिट्यूटरी से लेकर और ओवरीज तक में जितनी भी हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है उनसे उनका सिक्रेशन अच्छा है। तो योग के थ्रू, योग के कारण हम अपने बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट कर सकते हैं, यानी कि हार्मोन्स का हम प्रॉपर सिक्रीशन अगर होगा तो हमारे बॉडी के और फंक्शंस भी इफेक्टिव होंगे और वो भी सही तरीके से चलेंगे। सर आपने एक बहुत अच्छा पक्ष उठाया चक्रास के बारे में, तो मैं चाहूंगी थोड़ा और विस्तार, क्योंकि देखिए जो बॉडी के जो चक्रा है हमारे, और ये आपने बताया कि जिस चक्र पे आप देखेंगे उसके आसपास एक या दो ऐसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स स्थित हैं। तो इन एंडोक्राइन ये चक्रास क्या है, ये हमारे बॉडी के पावर सेंटर्स हैं जिनको हम मानते हैं, और ये चक्रास के आसपास जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो भी उससे इफेक्ट होते हैं। अगर चक्रा ठीक से नॉर्मल है, बैलेंस्ड है, तो हमारे ग्लैंड्स भी ठीक से रेगुलेट हो रहे हैं और बॉडी के ऊपर इसका इफेक्ट आ ही रहा है, जैसा अभी हमने जाना। तो सर थोड़ा सा और इसके बारे में थोड़ा बताएं, चक्रास के बारे में। देखिए एक्चुअली मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें 6 चक्र एनर्जी सेंटर्स हैं और इसी के अंदर कुंडलनी होती है जो सुप्रीम पावर है, योग में कहते हैं ना कुंडलनी का जागरण करना। तो ये जो चक्रा है वो नीचे से ऊपर की ओर है, तो जो हमारी सबसे ज्यादा नीचे की जो वर्टिकली है जो टेल कुंडली है वहां पर मूलाधार, और ऐसा कहा जाता है क्योंकि एनर्जी को आप देख नहीं सकते, तो यदि आप वहां ऑपरेशन करें तो आप सोचे कि मूलाधार चक्र को देखें तो देख नहीं सकते, आप उसको फील कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लाइट को देख नहीं सकते, लाइट में चीजों को देख सकते हैं, उसी प्रकार से एनर्जी को फील कर सकते हैं। तो मूलाधार, मणिपुर, स्वादिष्ठान, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, ये चक्र हैं और सबसे ऊपर आते हैं सहस्रार। तो अब जिस मूलाधार उसी के पास तो जब नीचे से हम चले तो आपने देखा कि हम मूलाधार के बाद हम जैसे ही ऊपर आए तो हमारी ओवरी वाली जगह हो गई, फिर थोड़ा सा और ऊपर आ गए हम तो एड्रेनलिन आ गई किडनीज के ऊपर, फिर जब हम अनाहत में आए तो सीने के पास होता है वहां पर पैनक्रियास हमारा हो गया, फिर गले में आए जहाँ पर थायराइड है वहां पर चक्र हो गया, फिर हमारे ये जो दोनों आईब्रोज के बीच में है वो आज्ञा चक्र हो गया, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को सीधे सीधे। तो ये चक्र जो होते हैं यदि हम योग के ध्यान के माध्यम से और इसमें योग में यदि हम जितनों का करें तो ये हमारे जागृत, ये भी एक सूक्ष्म मतलब प्रैक्टिसेस है जो हम कर सकते हैं, बैठे बैठे कर सकते हैं, हम कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए सब कर सकते हैं। तो जब हम उनको जागृत करने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, थोड़ा समय लगता है, तो जब ये चक्र हमारे जागृत होते हैं या एनर्जी का फ्लो हमारी उस वर्टिकल के अंदर बढ़ता है चक्र को, तो इसके आसपास जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो भी जागृत अवस्था में हैं और उनसे जो हार्मोन्स निकलते हैं बैलेंस करते हैं, और बैलेंस वाटर निकलने के कारण हमारे मेटाबॉलिज्म, हमारी ग्रोथ, हमारा डेवलपमेंट, फर्टिलिटी सब कुछ एक बैलेंस। सर इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग बातें हैं, तो मतलब हम इसके बारे में और भी बातें फिर अगले वीडियोस में करेंगे, क्योंकि ये एक छोटा टॉपिक नहीं है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम कह सकते हैं। और योग हमारे स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल्स है, एड्रेनलिन, बिल्कुल इनको भी थायराइड करेक्शन करता है, और ये सब करने से हमारा क्या होता है कि मेलाटोनिन जो है प्रॉपर सिक्रीशन होता है, हम साउंड स्लीप लेते हैं और अच्छी निद्रा लेना भी स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो मैं आपसे सर लास्ट में कुछ चाहूंगी, आप एक छोटा सा संदेश दें हमारे दर्शकों को, योग को अपनाएं। जी, मैं अपने सभी दर्शकों से ये नमस्कार के माध्यम से नमस्कार करते हुए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप योग को अपनाएं और निरोगी रहें। जी। और योग जो है वो नियमित करने वाली है,
कभी किसी विशेष परिस्थिति में छूट जाए तो अलग बात है, अन्यथा योग का नियमित अभ्यास करें। भले ही 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधे घंटे करें, नियमित करेंगे, निश्चित मानिए कि कुछ ही दिनों के अभ्यास के पश्चात आपके अंदर अभूतपूर्व परिवर्तन आपके शरीर के अंदर होंगे, आपकी मानसिक अवस्था के अंदर होगी। जो नींद आपकी डिस्टर्ब होती है, जैसा कि मैडम ने बताया, तो जो स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे अंदर निकलते हैं वो कम हो जाएंगे, और हैप्पी हार्मोन्स हैं, क्योंकि ये एंडोक्राइन सिस्टम जो है बहुत बड़ा विषय है। थोड़े समय में हम इन सबके ऊपर चर्चा नहीं कर सके, कभी बाद में डिटेल में हैप्पी हार्मोन्स और स्ट्रेस हार्मोन्स के बारे में अलग से चर्चा करेंगे। तो उन सब की बैलेंस भी होते हैं, और आप निश्चित रूप से बहुत ही प्रसन्न चित्त रहेंगे, निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और भावात्मक रूप से भी सुदृढ़ रहेंगे। सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और लास्ट में अपनी बात को यहीं पे समाप्त करती हूँ कि योग इज नॉट जस्ट अबाउट वर्क, ये वर्कआउट नहीं है, इट्स अबाउट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। तो ये एक जर्नी है जो हमें अंदर की तरफ लेके जाती है। इट इज अ लाइफस्टाइल। यस, इट्स अ जर्नी विद इन, हमें अंदर की तरफ इसको लेके जाना है। योग जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट, हमारे जीवन का एक बहुत जरूरी अंग है, कॉन्सेप्ट है। इसको अपनाएं और हमेशा स्वस्थ रहें। धन्यवाद।